हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं घटना चक्र। और आज का हमारा जो टॉपिक है इसका वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इसमें ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 5th टॉपिक है। ऑलरेडी इससे पहले जो हमारे 4 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ वाले पार्ट को, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हेन वॉज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो जो ये इनफील्ड राइफल थी, ठीक है ना, जो एक ऐसे कार्ट्रेज की बनी हुई थी जिसे हम कह सकते हैं कि जो काव है उसके स्किन से बनी हुई थी। तो यहाँ पर उसे पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये लेकर आए थे दिसंबर 1856 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 1856 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस न्यू इनफील्ड राइफल को। कंपनी डिसाइडेड टू यूज़ न्यू इनफील्ड राइफल। और यहाँ पर जो पहले जिस तरह की जो गन्स यूज़ होती थी, ओल्ड ब्राउन बेस गन, उनको बंद करके और अब वो इस इनफील्ड राइफल को लाना चाहते थे। द ट्रेनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ दिस राइफल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दमदम, अम्बाला और सियालकोट। तो यहाँ पर जो उनकी ट्रेनिंग है, इस गन को अब चलाना सीखना भी तो पड़ेगा, इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही थी। द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ अ कार्ट्रिज in the magazine, hence the soldier while in ensuing fight had to bit off the outer covering of the cartridge। अब यहाँ पर इस राइफल को यूज़ करने से पहले इस राइफल पे कोई एक कार्ट्रिज होता था जिसको क्या करना पड़ता था, पहले दांतों से उसको हटाना पड़ता था और उसके बाद उस कार्ट्रिज को राइफल में डालना पड़ता था, तब वो लोड होती थी। तो यहाँ पर अब कुछ भी करके यहाँ लोगों के जो माउथ है उसका तो यूज़ हो रहा है। और ऐसा पता चला कि जो वो कार्ट्रिज है, ऐसे र्यूमर थे या फिर हम कहेंगे सच्चाई थी, ऐसी बातें फैल गई कि जो वो कार्ट्रिज है वो पिग के फैट से और जो काऊ का फैट है वो उससे बना हुआ है। यहाँ पर जो आर्मी कमांडर्स थे उन्होंने कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने ये जानबूझ के ये काम करा है जिससे कि वो हमारे रिलीजन को क्या पहुँचा सके, ठेस पहुँचा सके। और यही एक इमीडिएट कॉज बन गया पहली इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए भारत के अंदर 1857 में। ओके, सेकेंड MCQ पे आता है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी पढ़ा है हमने, तो वो इंडिया की वॉर के लिए जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था, वो बना था यहाँ पर जो ब्रिटिशर का इंटरफेरेंस था रिलीजन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी। थर्ड MCQ पे आता है, Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो मतलब इसमें नहीं आता कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रिबेलियस मतलब जो एक रिबेलियन किया था वो उसमें नहीं आता। द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। सेकेंड है द ऑर्डर टू द सिपॉय टू ट्रैवल ऑन शिप्स। थर्ड है द स्टॉपेज ऑफ भाटा। और थर्ड है यहाँ पर आपका द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। और ई है यहाँ पर नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, क्योंकि इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो ये सारे ही कहीं ना कहीं थोड़े ना ज़्यादा ये सारे मुद्दे थे। इसको पढ़ लेते हैं। तो द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर वॉज नॉट द कॉज फॉर द सिपॉय म्यूटनी। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं था, जो ये वाला रीज़न था इनएफिशिएंसी वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इंडियन रिबेलियन था 1857 का, वो उसके अलग अलग फैक्टर थे, ठीक है। जैसे कि एक तो उस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी है उसे भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी सोल्जर्स के बीच में। तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि आप हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू सिपॉय टू ट्रैवल ऑन अ शिप, ये भी एक अनदर रीज़न था, क्योंकि उस टाइम में हिंदुज़म को माना जाता था कि अगर आप समुद्र पार करके कहीं जाते हैं तो समुद्र पार करना मतलब आपने अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया। तो ऐसी भी उस समय सोच थी। तो ये भी एक रीज़न था उनके उनको लोगों को, जो लोग थे उनमें गुस्सा लेकर आने का। और जो सबसे इमीडिएट जो कॉज बना था वो था सिपॉयज़ का डिससेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेन सर्विस अलाउंस जो उनको नहीं दिया जाता था, है ना, वैन सर्विंग इन सिंध और पंजाब, जब वो सिंध और पंजाब में काम करते थे तो उनको ये जो सर्विस अलाउंस है, जो भत्ता है, ये नहीं दिया जाता था। और दूसरा फिर सबसे लास्ट में कौन सा आ गया कि जो न्यू इनफील्ड राइफल है वो एनिमल के फैट से बनी हुई है। तो ये सारे ही मुद्दे थे, लेकिन इनएफिशिएंसी ऑफ सोल्जर ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। तो
तो ये जो मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो हम सबको पता है ये कहाँ पर हुआ था, तो बैरकपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। सोल्जर्स ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था कि हम ऐसे कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एनिमल के फैट से बना हुआ है। ये कब हुआ, 29 मार्च 1857 में। मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एडजेंट ब्रिटिश डिजॉल्व 34th NI रेजिमेंट एंड पनिश द कल्प्रेट। तो यहाँ पर मंगल पांडे ने इनको मार दिया था, और ये किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो 34th, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो किस अपराइजिंग से जो मंगल पांडे हैं वो जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखते हैं, मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ। अभी ऊपर पढ़ के आए हम 34th के थे, लेकिन 34 इसमें है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टार मार्क कर दिया। तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो ये जो टाइटल है ये किसे दिया गया था, तो ये भक्त खान को दिया गया था। इस टाइटल को किसे दिया गया था, भक्त खान, तो साहिब आलम बहादुर, ठीक है। और किसने दिया था, बाय बहादुर शाह, और कब दिया था, जब 1857 की लड़ाई चल रही थी। भक्त खान, भक्त खान वॉज अ पाश्तून रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ रोहेला चीफ नाजिब उद्दौला। तो भक्त खान किससे बिलोंग करते थे, एक रोहेला चीफ थे नाजिब उद्दौला, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। और भक्त खान कहाँ पर आए थे, दिल्ली में आए थे। उन्होंने दिल्ली की साइड से खुद को लीड किया था 1 जुलाई 1857, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो लीडरशिप पोजीशन थी बहादुर शाह जफर की उसको इम्प्रूव किया था, उनके साथ आए थे वो। भक्त खान की जो सुपीरियर एबिलिटीज़ थी क्विकली बिकम एविडेंट एंड द एम्परर गिव हिम द एक्चुअल अथॉरिटी। और उनकी सुपीरियर एबिलिटीज़ को देख के जो बहादुर शाह था वो बड़ा खुश हुआ था, और इसी खुश में मतलब इसी खुशी में उसने साहिब आलम बहादुर इनको टाइटल दे दिया भक्त खान को। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो मेन कॉज क्या था, तो वो था ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश थे उनकी पॉलिसीज़ वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो वो थी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फैक्टर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी अब। The Indian Rebellion of 1857 had a diverse political, economic, military, religious, and social causes. The Sepoy, a generic term used for native Indian soldiers of Bengal Army, had their list of grievances against the British East India Administration. और कोई ऐसा ही नहीं था, कोई एक ही दिक्कत थी, लोगों के मन में ये जो दुखड़े थे ये भरे हुए थे, ठीक है। बहुत सारे दुख थे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। द स्पार्क दैट लीड टू द म्यूटिनी वॉज द इशू ऑफ न्यू गन पाउडर कार्ट्रिज फॉर एनफील्ड राइफल। लेकिन ये सारा गुस्सा निकला कब, होता ना कि बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी, बाकी लोग तो पहले से ही भड़के हुए बैठे थे। वो पूरा कर दिया जब नई गन पाउडर कार्ट्रिज जो ये एनफील्ड राइफल आई, जो एनिमल के फैट से बनी हुई थी, तो लोगों को यहाँ पूरा मौका मिल गया। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट द कार्ट्रिज कंटेन काउ और पिग फैट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया। और यहाँ पर काउ और पिग फैट से इस कार्ट्रिज का बना होना, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। क्योंकि काउ फैट हिंदू और पिग फैट से किसको नफरत थी, तो मुस्लिम्स को थी। और आर्मी के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस लाइक टैक्सेशन, लैंड एनेक्सेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वर ignited by the Sepoy mutineers. Within week, dozens of units of India Army joined the peasant army in widespread rebellion. ऊपर से पहली से लैंड एनेक्सेशन होना, टैक्स बढ़ाना। अब जो लोग आपकी आर्मी में काम कर रहे हैं बिलोंग तो वो कहीं ना कहीं गाँव से ही कर रहे थे, मतलब उनके फैमिली में कोई ना कोई तो भाई फार्मर भी रह चुका है, और उन पर आप इतने हैवी टैक्सेस लगा रहे हो, उनकी ज़मीनें हड़प रहे हो, तो उनके अंदर आक्रोश तो भरा हुआ था पहले से ही, तो वो चीज़ें और बढ़ गई। द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, both Muslim and Hindu, who were seeing their power being steadily eroded by the East India Company and also rebelled against British rule. क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, द ब्रिटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से शुरू। कहाँ से हुई थी, ये मेरठ से शुरू हुई थी। पहली वॉर जो थी इंडिपेंडेंस की वो मेरठ से शुरू हुई थी। सिपॉयज़ ने यहाँ पर साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो न्यू राइफल कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। उन्होंने मेरठ को छोड़ा और वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। जनरल हैविट ने काफ़ी कोशिश करी यहाँ इस रिबेलियन को रोकने की। जनरल विलीबो ने भी काफ़ी रेजिस्ट किया, लेकिन वो भी हार गए। मुग़ल एम्परर जो बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने अपने आप को उस समय एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया। और जो सक्सेस थी दिल्ली रिवॉल्ट की, सैनिटाइज मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर टू द एरियाज ऑफ ओध, रोहिलखंड, वेस्टर्न बिहार। ठीक है, जब लोगों को पता चला तो यहाँ पर भी ये जो जंग थी वो छिड़ चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं,
वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट, तो फिर से वही है, तो कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज, तो पहला इवेंट पूछा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ। तो पहला है कि लोगों ने क्या करा, जो सिपॉयज थे वो सबसे पहले कहाँ गए, तो दिल्ली रेड फोर्ट पर गए। वहाँ जाके ही उन्होंने वहीं से फिर वो क्या शुरू कर दिया, आगे की लड़ाई शुरू कर दी। शुरू कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, लेकिन मेरठ से लोग फिर सीधा कहाँ गए, तो दिल्ली के लाल किला पे, क्योंकि उस समय कौन थे जो एम्परर थे, वो बहादुर शाह थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अपना वो मानते हैं, एम्परर मानते हैं, और हम आप ही के बिहाफ पे क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। Marching of sepoys to Delhi Red Fort was the first event relating to the War of Independence of 1857. नाना साहिब ने रिवॉल्ट शुरू करा 5 जून 1857 को कानपुर से। बेगम हजरत महल ने शुरू करा अवध से 30 मई 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया जून 1857 से एंड एंडेड आफ्टर हर मार्टियरडम ऑन 17 जून 1858। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने शुरू करा। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो सिंबल है 1857 की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, पूछा गया है कि वो सिंबल क्या था। तो देखिए वो था सिंबल लोटस और चपाती। क्या था, लोटस और चपातीस। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंबल 1857 की रिवॉल्ट का चपाती और रेड लोटस। A class of historian considered that this mutiny was a wide and well-planned conspiracy. They mentioned the reach of chapatis and red lotus in a remote village of North India, prophet hermit play of Madaris to prove that fact. Question number 13. Which one of the following center of the uprising of 1857 was recaptured by the English? तो ऐसा कौन सा पूछा है इसमें कि कौन सा सेंटर था अपराइजिंग का 1857 का जिसको वापस से रिकैप्चर कर लिया था इंग्लिश ने, तो वो था दिल्ली। क्या था, दिल्ली। द फर्स्ट expression of organized resistance was the revolt of 1857. It began as a revolt of sepoys of the company's army but eventually secured the participation of the masses. नाम के लिए ये जो वॉर थी ये सिपॉयज ने शुरू करी थी, इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा गया, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी सारे लोगों का था। जो सिपॉय भी नहीं थे उनसे भी अलग लोगों का था। मेरठ म्यूटिनी ने एक शुरुआत करी, एक बिगनिंग दिखाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। जो इंडियन सिपॉय थे मेरठ में, उन्होंने मर्डर कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर का। जो जेल थी उनको तोड़ के वो बाहर आ गए थे। ऑन 10 में वो कहाँ पहुँच गए, वो फिर दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली में जो म्यूटिनर्स थे उन्होंने दिल्ली सिपॉयज़ को ज्वाइन कर लिया और पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले दिन 11 मई को जो सिपॉयज़ थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। बट बहादुर शाह काफ़ी यहाँ पर बूढ़े हो चुके थे, वो उतनी अच्छी जो लीडरशिप है वो नहीं कर पाते क्योंकि ये उम्र हो चुकी थी, लेकिन बस एक नाम के लिए कि हाँ भाई आप हमारे लीडर हो। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वॉज शॉर्ट लिव्ड। इन मई 1857 बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस। ठीक है, बैटल ऑफ शामली होती है 1857 में, और ये किसके बीच में होती है, हाजी इमादुल्ला और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। दूसरी साइड सिख और पठान ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सपोर्टेड द ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, एंड हेल्प टू रिकैप्चर दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। और इस तरह से जो दिल्ली है वो उसे वापस से जो इंग्लिश है वो रिकैप्चर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन से लोग थे जिन्होंने काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नाना साहिब ने कानपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, बेगम जीनत महल ये दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें आपका ई ऑप्शन आएगा क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव है। अब इसका ये नीचे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। 1857 की जो रिबेलियन है इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। ऑल द लीडर्स एंड द किंग ऑफ दैट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, नाना साहिब, बेगम हजरत महल, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, बर्थ प्लेस पूछा गया है इसमें। जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो जिन्हें हीरोइन कहा गया है 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल का, पूछा है कि उनका बर्थ प्लेस क्या था। तो उनका बर्थ प्लेस था वाराणसी। क्या था, वाराणसी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो ओरिजिनली जो उनका नाम था वो था मणिकर्णिका। उनका जो जन्म था वो 19 नवंबर 1835 में गोलघर वाराणसी में हुआ था। इनके फादर का नाम था मोरोपंत, जो किसके कोर्ट में थे, मतलब किसी कोर्ट में गए थे, तो किंग गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई की एज 13 ईयर्स ओल्ड थी। शी वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14। मतलब काफ़ी कम उम्र में इनकी इनसे शादी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली।
बरेली में कौन लीड कर रहा था 1857 की रिवॉल्ट को? तो ये कर रहे थे खान बहादुर। कौन कर रहे थे बरेली में? खान बहादुर। खान बहादुर सक्सेसर थे रोहिला खंड के, जो रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 की बरेली में रहकर। इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी आर्मी, जिसमें 40,000 सोल्जर्स थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर रजिस्ट किया। बहादुर शाह सेकेंड अपॉइंटेड हिम वाइस रॉय। ही ट्रीटेड हिंदूज एंड मुस्लिम इक्वली एंड रिफ्लेक्टेड हिज एबल एडमिनिस्ट्रेटरशिप। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो ये है आपकी ग्वालियर में, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। जो उनका बर्थ प्लेस है वो वाराणसी है और जो उनका समाधि स्थल है वो आपका ग्वालियर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट? तो किसके खिलाफ लड़ी थी ये? यूज रोज, ठीक है ना। तो ये इंडियन की साइड से ये थी, और वहाँ जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था? तो ये जो यूज रोज था ये उसको लीड कर रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज द विडो ऑफ द लास्ट मराठा किंग राजा गंगाधर राव। इनके जो हस्बैंड थे। डलहौजी ने एनेक्स किया था झांसी को, और क्या बोल के किसके अंडर किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर किया था। द रिवॉल्ट started in the leadership of Rani Lakshmibai on 4 June 1857. Rani departed for Gwalior after the decline of Jhansi. और बाद में फिर 17 जून 1858 में एक लॉन्ग बैटल के बाद ये बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। यूज रोज सेड ऑन द डेथ ऑफ रानी, यूज रोज ने इनकी डेथ पर क्या कहा था? स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रिबेल लीडर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय? लखनऊ में कौन लीड कर रहा था? तो लखनऊ में थी बेगम ऑफ ओध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 30 में 1857। सबकी बस थोड़ा बहुत डेट में फ़र्क है, ईयर तो वही सेम रहेगा। म्यूटिनी को यहाँ पर लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। शी क्राउंड हर माइनर सन ब्रिजेस कादिर एज रॉयल हायर एंड टुक चार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ ओध। लेटर ब्रिटिश जनरल, ध्यान रखना कि यहाँ लखनऊ में कौन था? तो यहाँ था ब्रिटिश जनरल कैम्पबेल। इसने वापस से री एनेक्स कर लिया था लखनऊ को, किसकी हेल्प से? गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 20, द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन ओध वॉज? तो अब ये भी हम पढ़कर आए हैं, तो कौन थे? बेगम हजरत महल थी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में हजरत महल। बार बार हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, अब आप समझ सकते हो कि एक ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, Who amongst the following was the leader of the 1857 uprising at इलाहाबाद? इलाहाबाद में कौन थे वो आपको बताना है। नाना साहिब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? तो इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ओके। मौलवी लियाकत अली वॉज अ मुस्लिम रिलीजियस लीडर फ्रॉम इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, एक रिलीजियस लीडर थे ये। ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द 1857 सिपॉय म्यूटिनी। मौलवी लियाकत अली बिलोंग टू विलेज महागांव, तो उनका ये ध्यान रख सकते हैं, महागांव से बिलोंग करते थे ये, जो इलाहाबाद में ही था। एक रिलीजियस टीचर थे, ठीक है, और काफ़ी बहादुर थे। ये तो हम ध्यान, मतलब ये तो चीज़ें हम याद ही रख सकते हैं कि भाई कोई बहादुर ही होगा जब भी वो ऐसे पूरी रिवॉल्ट को लीड कर रहा है। मौलवी कैप्चर खुसरो बाग एंड डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। खुसरो बाग बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द सिपॉयज अंडर मौलवी लियाकत अली, हु टुक चार्ज एज द गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद एंड लेटर दिस म्यूटनी वॉज सप्रेस्ड बाय जनरल नील। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इलाहाबाद में कौन सिपॉय म्यूटनी को लीड कर रहे थे? तो मौलवी लियाकत अली कर रहे थे, और इनके अगेंस्ट कौन थे ब्रिटिशर्स में? तो वो थे जनरल नील। कौन थे? जनरल नील, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? तो सबसे ज़्यादा जो नंबर्स ऑफ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के स्ट्रगल में, वो कहाँ से थे? तो वो थे अवध से, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं से किया था। तो 75,000 सिपॉयज थे जिन्होंने यहाँ पर इस पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। या कहते हैं कि मतलब जितनी भी फैमिली थी उसमें से सभी फैमिली में से एक ना एक मेंबर ने तो इस रिवॉल्ट में ज्वाइन किया ही किया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? तो कमांडर इन चीफ कौन थे नाना साहिब के? तो ये थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे।
The independence was proclaimed with the acceptance of Nana Sahib as Peshwa on 5th June 1857 in Kanpur. Nana Sahib was supported by Commander-in-Chief Tatya Tope. Question number 25. अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइज़र टू. तो अजीमुल्ला खान जो एडवाइज़र माने जाते हैं तो किसके, नाना साहिब. ठीक है, किसके एडवाइज़र थे, अजीमुल्ला खान, तो वो नाना साहिब के एडवाइज़र थे. ही वर्कड एज सेक्रेटरी ऑफ नाना साहिब. ही इज़ ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत. तो अजीमुल्ला खान को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है. और अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे, तो नाना साहिब के एडवाइज़र थे. With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend, captured and put to the death by the Britisher? तो ये कौन थे, ये तात्या टोपे थे. कि मतलब इनको ना धोखे से पकड़ा गया था, है ना, इनके फ्रेंड ने ही मदद करी थी इनको पकड़वाने में, और बाद में इनको डेथ किसके हाथों मिली, तो ब्रिटिशर्स के. तो ये थे तात्या टोपे. Ramchandra Pandurang, known as Tatya Tope, was an able leader of the Great Uprising of 1857. तो ये तो हम सबको पता है कि भाई ग्रेट रूलर थे ये. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये नाना साहिब जो कानपुर से थे, ये वहीं से थे. ही प्रोग्रेस्ड विद द ग्वालियर कॉन्टिजेंट आफ्टर द ब्रिटिश रीऑक्यूपेशन ऑफ कानपुर. ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स ने जब कानपुर को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो फिर ये ग्वालियर में पहुंच गए थे. और वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ये ये जनरल विंड हैंड जो थे, है ना, इनको भी इन्होंने काफ़ी फोर्सफुली यहाँ पर इनको तगड़ा मुकाबला दिया था. बाद में ये रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए भी पहुँचे थे. However, he was defeated by General Napier troops and was executed by the British government at Shivpuri. One of the greatest hero of the Great Uprising of 1857, Tatya Tope was born in 1814. कहाँ पर हुआ था, और ये येवला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था. और ये ओनली चाइल्ड थे पांडुरंग और उनकी वाइफ रुक्माबाई के. हैविंग बीन ब्रॉट अप इन बिठूर, लेकिन इनका जो लालन पोषण है वो बिठूर में हुआ. और वहीं पर ये कांटेक्ट में आए थे किसके, नाना साहिब पेशवा के आए थे. काफ़ी बड़े ग्रेट एडमायरर थे ये नाना साहिब के. वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिम. अब आप समझ सकते हो कि भाई कितना मानते होंगे उनको. तात्या टोपे वॉज द ओनली पर्सन हु विटनेस द रिबेलियन सिंस द कानपुर रिवॉल्ट टिल हिज एंड. तो ये ऐसे अकेले इंसान थे जिन्होंने पूरी जो रिवॉल्ट थी 1857 की पूरी देखी थी, ये एंड तक 1859 तक. Tatya Tope was the commander-in-chief of the rebel army of Shivrajpur. He defeated Kanpur gallantly and captured Kalpi. His able leadership led to the victory of Indian forces at Kanpur. He won some battles against the British. His guerrilla tactics frightened the British general. The British army was directed in searching him while he was wandering in jungle. तो ये अपनी जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थी उनके लिए बड़े जाने जाते थे. और जब ये वहाँ से भाग निकले थे, तो मतलब जब एक टाइम ऐसा आता ना कि लगता है कि भाई अब जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, जान ही नहीं होगी तो दोबारा रिवॉल्ट कैसे करेंगे. तो जब ये जंगलों में निकल गए थे, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत ढूंढा. एंड तात्या कैप्ट हिमसेल्फ बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग द फोर्सेज. लेकिन वहाँ पर भी वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर भी वो अपनी फोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे. ही अलॉन्ग विद रानी लक्ष्मीबाई सीज्ड ग्वालियर, बट लेटर ही वॉज डिफीटेड बाय कॉलिन कैम्पबेल. तो एक टाइम पे ये ग्वालियर को भी ले लेते हैं, लेकिन उन्हें वापस से वहाँ डिफीट मिलती है जो सर कॉलिन कैम्पबेल है उनके हाथों. ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड हिम फ्रॉम ऑल साइड. ही मैनेज टू एस्केप, फ्लेड टू द जंगल. तो यहीं पर ही जो ब्रिटिश आर्मी है वो उनको चारों तरफ से इनको पूरा कवर कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ से भाग निकलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं. कुछ महीने वहाँ पर रहने के बाद, जंगल में इधर घूमने के बाद, बहुत सारी डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ती हैं. ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल जंक्चर ऑफ हिज लाइफ, अ ट्रेटर नेम, एक अब यहाँ पर मानसिंह नाम का एक ट्रेटर था, ठीक है, एक धोखेबाज इंसान था जिसने इनके जगह के बारे में ब्रिटिशर्स को बता दिया. और ब्रिटिशर्स वहाँ पर पहुँच के जहाँ ये छिपे हुए थे. ही was captured on 7th April 1859 and tried in the court. He admitted boldly what he did was for his motherland. कि मैंने जो भी किया वो मैंने अपनी मदरलैंड के लिए, और मुझे इसके लिए कोई भी मतलब मुझे बिल्कुल भी मैं रिग्रेट नहीं करता इस बात के लिए. He was hanged and ultimately the first war of independence came to an end. Question number 27. The real name of the following leader of 1857, रामचंद्र पांडुरंग. तो अभी पढ़ा हमने किसका नाम था, ये तो तात्या टोपे जी का नाम था. क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिलोंग टू. तो पूछा गया है कि जो ये कुंवर सिंह है ये कहाँ से बिलोंग करते थे. 1857 की रिवॉल्ट में इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये करते थे बिहार से. तो बिहार की तरफ से ये 1857 की वॉर में हमें दिखाई देते हैं. Kuwar Singh was one of the most important freedom fighters in the Sepoy Mutiny of 1857. Kuwar Singh was born in Jagdishpur in Shahabad, now in Bhojpur district of Bihar.
ही बिलोंग टू अरहा इन बिहार। तो बस आप यही याद रखना कि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विद द पीपल ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया रॉज अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी इन 1857। तो जब सब लोग बिजी थे कि भाई हमें ब्रिटिशर्स को हराना 1857 की वॉर में, तो वहीं पे जो कुंवर सिंह थे उन्होंने भी क्या करा, वो उस समय वो 80 ईयर्स ओल्ड के थे, लेकिन इस एज में भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। इन्होंने अपने एज की परवाह ना करते हुए इन्होंने काफ़ी बैटल्स लड़ी उनसे जो ब्रिटिश फोर्सेस थी। ठीक है। इन बिहार कुंवर सिंह वॉज द लीडर अगेंस्ट ब्रिटिश। ही एज्यूम्ड कमांड ऑफ द सोल्जर हु हैड रिवोल्टेड एट दानापुर ऑन 5th July. 2 days later, he occupied Ara, the district headquarter. Major Vincent Eyre relieved the town on 3rd August and defeated Kuwar Singh force and destroyed Jagdishpur. Kuwar Singh left his ancestral village and reached Lucknow. अभी लखनऊ आ गए। इन मार्च 1858 में अब उन्होंने क्या करा, आजमगढ़ को ऑक्यूपाई कर लिया। he had to leave the place soon. He was pursued by Brigadier Douglas and he retreated toward his home in Bihar. On 23rd April, Kuwar Singh had a victory near Jagdishpur over the force led by the Captain Lee Grant, but the following day he died in this village. The mantle of the old chief now fell on his brother Amar Singh, who despite heavy odds continued the struggle. उसके बाद उनके भाई ने भी इसको struggle को continue रखा। और in October 1859, Amar Singh joined the rebel leaders in Nepal, Tarai. क्वेश्चन नंबर 29, हु स्पेयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो अभी हमने पढ़ के आए ऊपर, तो बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कहाँ से इन्होंने जो ब्रिटिश का जो रिबेलियन था उसके खिलाफ लड़ने के लिए शुरुआत करी थी, तो वो थी अरहा। क्या था, अरहा। ऑप्शन नंबर ए। ओके। अकॉर्डिंग टू द BPSC द करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना। तो BPSC के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन बी था, विच इज़ रॉन्ग। फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेफर टू द अबव क्वेश्चन। तो ये मतलब BPSC की जो आंसर की थी उसमें पटना भी माना गया, लेकिन उसे बाद में गलत माना गया, क्योंकि अगर आप बुक्स वगैरह देखते हो तो उसमें अरहा ज़्यादा गिवन है। हु वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन थे बिहार में, तो बाबू कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 32, कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फिर से वही है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो फिर से वही आएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, फिर बिहार पूछा है तो यहाँ पर बी ऑप्शन, कुंवर सिंह। द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वॉज लेड बाय द डायनामिक ओल्ड पर्सन। तो कौन था ये ओल्ड पर्सन बिहार से, तो राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पढ़ लिया, अब तो याद ही हो गया होगा। ही लॉस्ट हिज जमींदारी ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, एज द रिजल्ट ही पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर पूछा है कि असम में कौन थे 1857 की रिवॉल्ट के टाइम पे जो रिवोल्यूशनरी थे, कौन थे, तो वो थे दीवान मनीराम दत्ता। कौन थे, दीवान मनीराम दत्ता। 1857 की रिवॉल्ट में असम की साइड से दीवान मनीराम दत्ता। दीवान मनीराम दत्ता क्या थे, ये असमीज नॉबल मैन थे जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था 1857 का विद द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट किंग ग्रैंडसन कंटपेश्वर सिंह, है ना। तो इन्होंने लास्ट किंग बताया था, मतलब जो लास्ट किंग थे असम के उनका अपने आप को ग्रैंडसन बताया था। लेटर मनीराम वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट दैम, ठीक है ना, कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट दैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th July 1857 20th January 1858 वॉज। तो ये है आपका जगदीशपुर, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो सेंटर था वॉर के लिए, तो वो था जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जगदीशपुर। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट वॉज जगदीशपुर इन बिहार, वेयर जमींदार कुंवर सिंह लेड and established his own government by deposing British government. बिहार रिवॉल्ट was suppressed by Commissioner ऑफ पटना विलियम टेलर। तो इन्होंने इसको वॉर को सप्रेस किया था, ध्यान रखना इनका, ठीक है ना, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन थे जगदीशपुर की साइड से, तो भाई कुंवर सिंह। देखो जगदीशपुर, बिहार, पटना, जहाँ पर भी ये सब आ जाए तो वहाँ पर बिल्कुल टिक कर देना कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। द किंग ऑफ जगदीशपुर, तो फिर से कुंवर सिंह। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब जोधपुर की बात करते हैं, तो जोधपुर में कौन थे, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा। कौन थे, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने डिफीट कर दी थी जो जॉइंट आर्मी थी ब्रिटिश और जोधपुर की ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिश और जोधपुर की जो जॉइंट आर्मी थी उसे मिलकर किसने हराया था, तो ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा। क्वेश्चन नंबर 41,
हु अमंगस्ट द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो उनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो 1857 के रिवॉल्ट का सेंटर नहीं थी? तो वो थी जयपुर। यहाँ पे कोई किस तरह का कोई रिवॉल्ट वगैरह नहीं हुआ था। बाकी अजमेर, नीमच, ओवा यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये कोई सेंटर नहीं था 1857 की रिवॉल्ट का। क्वेश्चन नंबर 42, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर इन 1857। तो सर पूछा गया है कि इसमें से जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से किसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रगल किया था 1857 की रिवॉल्ट में? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शादत खान या माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है शादत खान। कौन है? शादत खान, क्योंकि ये सब लोग तो बहुत बाद में आए हैं यहाँ पर, इसलिए आप शादत खान के साथ जाएंगे। और ये रिवॉल्ट हुआ था इंदौर में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, which of the following brave from Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857। तो ये कौन थे? तो ये थे फजल मोहम्मद खान। कौन थे? फजल मोहम्मद खान। नवाब फजल मोहम्मद खान ये सन थे वाही मोहम्मद खान के, और ये बिलोंग करते थे भोपाल से। लेट द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, है ना। तो इन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ पर लीड किया था, साथ में इन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था इंडिपेंडेंस की इस वॉर के लिए। तो भोपाल की साइड से कौन थे? फैजल मोहम्मद खान। फैजल मोहम्मद खान भोपाल की साइड से थे। क्वेश्चन नंबर 44, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये था मौलवी अहमद उल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला शाह। ये हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बिटरेस्ट एनिमी थे। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। जो ब्रिटिशर्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इन्होंने रिवॉल्ट कहाँ से शुरू करी थी? तो ये करी थी इन्होंने 1857 फैज़ाबाद से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। और ये कहाँ से शुरू करी थी? तो फैज़ाबाद से। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम आरकोट। बिलोंग कहाँ से करते थे ये? तो आरकोट तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने फैज़ाबाद में रहना शुरू कर दिया था और 1857 की लड़ाई में इन्होंने फैज़ाबाद से ही लीड किया था। द ब्रिटिश कंसिडर्ड हिम अ वर्दी एनिमी एंड अ ग्रेट वॉरियर इन अ फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्या बोलते थे जो अंग्रेज थे इनके बारे में? एज अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज, ऑफ अनडाउंटेड करेज, ऑफ स्टर्न डिटर्मिनेशन, बाय फार द बेस्ट सोल्जर अमंग द रिबेल्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 50,000 फॉर हिज अरेस्ट। यहाँ तक कि इनको अरेस्ट करने के लिए, इनको गिरफ्तार करवाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके ऊपर एक इनाम भी रखा हुआ था जो 50,000 का था। क्वेश्चन नंबर 45, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोइट। तो किस पोइट ने इस पूरी रिवॉल्ट को विटनेस किया था? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट को पूरा विटनेस किया था। क्वेश्चन नंबर 46, द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब वॉज। तो जो ये मिर्ज़ा गालिब थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे आगरा से। तो ये बिलोंग करते थे आगरा से। मिर्ज़ा गालिब आगरा से बिलोंग करते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ही फेमस उर्दू पोइट थे मिर्ज़ा गालिब, और इनका जो बॉर्न है वो 27 दिसंबर 1797 आगरा का है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो दिल्ली में हुई थी 15 फरवरी 1869 में, जब गांधी जी पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है, मतलब जो नाम है, जो कि 1857 की रिवॉल्ट से कहीं तक नहीं जुड़ा हुआ? तो वो है यहाँ पर भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह बहुत लेट आएंगे, जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सारे 1857 की रिवॉल्ट से जुड़े हुए हैं। इन सभी ने 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इनमें से कौन जुड़े हुए नहीं है? तो उधम सिंह, क्योंकि ये सब जो नाम है ये हमें बाद में सुनने के लिए मिलेंगे। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है देश की आज़ादी में, लेकिन ये भी बाद वाले टाइम में आएंगे, अभी शुरुआती दौर में ये लोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। तो पूछा गया है कि किस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट किया था 1857 की रिवॉल्ट में? तो ये थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था 1857 की वॉर में। मैनी लाइक द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए, होलकर ऑफ इंदौर हो गए, इन्होंने काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को 1857 की रिवॉल्ट में। मैनी एजुकेटेड एंड वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो पढ़े लिखे थे, जो वेस्टर्नाइजेशन को अच्छा मान रहे थे इंडियंस, उनको तो ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो करेंगे हमारे फ़ायदे के लिए करेंगे, इसलिए उन्होंने 1857 की रिवॉल्ट को सपोर्ट ही नहीं किया। डेट टाइम लॉर्ड कैनिंग सेड, इफ सिंधिया जॉइन द रिबेल आई विल पैक ऑफ टुमारो। तो ये बात इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने कही थी कि अगर सिंधिया भी इस रिबेल को ज्वाइन कर लेते तो हमें कल को ही अपना सामान वामान पैक करके यहाँ से
भागना पड़ता। यूरोपियन हिस्टोरियन ग्रेटली प्रेस्ड सर दिनकर राव द मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर, है ना। तो इसीलिए जो यूरोपियंस थे वो उनको बड़ा मानते थे सर दिनकर राव को, इसलिए इनको अच्छी अच्छी पोजीशन भी देंगे अभी आगे चल के ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सपोर्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे उन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, ना उन्होंने सपोर्ट दिखाया और ना वो उसके अगेंस्ट गए। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि 1857 की जो म्यूटिनी थी उसका फेलियर देखा गया। अगर सभी लोग पार्टिसिपेट करते तो अंग्रेज को वो तभी के तभी भाग जाते। एजुकेटेड इंडियन वॉन्टेड टू चेंज द इंडिया एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट एंड द फैक्ट एम्बेडेड इन देयर माइंड दैट ब्रिटिशर्स वुड मेक दिस प्रोग्रेस पॉसिबल। उनको लगता था कि जो ये प्रोग्रेस है ना, मतलब जो ये वेस्टर्नाइजेशन है यही आगे चल के क्या करेगा, हमारी ग्रोथ करेगा। बट लेटर ऑन दे केम टू नो अबाउट द क्रूअल स्ट्रैटेजी ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड दिस। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन से ग्रुप थे जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये थे जो साहूकार थे, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि भाई इनको तो अच्छी खासी ज़मीन दे रहे हैं ब्रिटिशर्स कि भाई तुम किसानों से काम करवाओ और हमें भी रिवेन्यू दो और खुद भी खाओ, तो इसीलिए ये लोग क्यों बोलेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने नहीं किया था। बाकी जो लेबर थे, फार्मर्स थे, जिनके ऊपर टैक्स बर्डन था, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये इसमें लिखा हुआ है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज वाइड स्प्रेड एंड दिस रिबेलियन हैड द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। तो लोगों का सपोर्ट मिला था, बट इट वॉज सप्रेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, इट वॉज स्प्रेड इन लिमिटेड एरिया। लेकिन ज़्यादा एरियाज़ में ये नहीं फैल पाया। एंटायर साउथ इंडिया, पंजाब और उसकी जो और कुछ नॉर्दर्न टेरिटरी थी, वेस्ट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब इस रिवॉल्ट से बाहर रहे। बहुत सारे नेटिव रूलर्स थे जैसे कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिख ऑफ पंजाब, इन्होंने बल्कि उल्टा ब्रिटिशर्स की मदद करी रिवॉल्ट को दबाने में। द मनी लैंडर्स मर्चेंट वर ऑल्सो अगेंस्ट द वॉर। तो जो मनी लैंडर्स थे, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग थे, ये सभी खिलाफ थे इस वॉर के, क्योंकि उनको अपने इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे थे। एजुकेटेड जो इंडियंस थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर दैम। तो वही फिर से पूछा गया है कि किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो वो कौन थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग्वालियर भी थे, इंदौर भी थे, होलकर भी थे, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। बाकी जो उसमें जितने भी ऑप्शन है, बाकी इन लोगों ने क्या करा था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, जिसमें आपका राजा ऑफ विजयनगर, पोलिग्यार ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेल्लुथम्पी ऑफ त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन सी टेरिटरीज है जिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा 1857 की रिवॉल्ट का। तो वो था चित्तौड़। किसका, चित्तौड़। चित्तौड़ वॉज द टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सब ऐसी जगह थी जहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, और यहाँ लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बिहार की ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर 1857 की रिवॉल्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वो अनइफेक्टेड पार्ट था। तो वो है यहाँ पर आपका मुंगेर, ठीक है ना। बाकी दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, अरहा, यहाँ पर सभी जगह आपकी रिवॉल्ट भी देखी गई है और वो अफेक्ट भी हुआ है वो पार्ट। तो बस कौन सा नहीं हुआ था, तो मुंगेर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अरहा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फर, शाहबाद, ये मेजर सेंटर रही हैं रिवॉल्ट के बिहार में, मुंगेर नहीं था खाली। क्वेश्चन नंबर 55, ये लीडर्स हैं और बताया हुआ है कि 1857 की रिवॉल्ट के बारे में, और इनके एरियाज़ बताए हुए कौन कहाँ से लीड कर रहा था। तो भगत खान का हमने शुरू में पढ़ा था, वो कहाँ से थे, वो दिल्ली से थे, ठीक है। और उसके बाद जो कुंवर सिंह है वो कहाँ से थे, तो वो अरहा से थे। नाना साहिब कानपुर से थे, और मौलवी अहमदुल्ला ये आपके अवध से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 4132, 4132। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आपकी मैच द फॉलोइंग है। तो झांसी को कौन लीड कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है ही नहीं। लखनऊ को बेगम हजरत महल कर रही थी, और यहाँ पर जो आपका ये कानपुर है, कानपुर में आपको अजीमुल्ला खान, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमद शाह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, बेगम हजरत महल लखनऊ, अजीमुल्ला खान कानपुर,
और अजीमुल्ला खान को क्या बोलते थे, क्रांति दूत भी बोलते थे। फतेहपुर एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह इन फैज़ाबाद, ठीक है। तो अहमदुल्ला जो खान है वो कानपुर और फतेहपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद से। क्वेश्चन नंबर 57, नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरी और उनकी जगहों के नाम है। तो नाना साहिब कहाँ से थे, वो कानपुर से थे, ये सारी जगहों के नाम है। और जो मनीराम दत्ता है वो असम से थे। मोहम्मद हामिद अली खान दिल्ली से बिलोंग करते थे। और मौलवी अहमद उल्ला ये बिलोंग करते थे कानपुर से। नाना साहिब ये आपके हो गए, नाना साहिब कानपुर से, और ये लखनऊ, ये असम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हो, नाना साहिब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला ये आपका लखनऊ हो गया, मनीराम दत्ता आपका असम हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है वो हमें बताना है। तो सांबलपुर सुरेंद्र शाही ये बिल्कुल सही है। गंजम राधा कृष्णा दंड सेन ये भी सही है। कश्मीर गुलाब सिंह ये भी सही है। लखनऊ लियाकत अली से बिलोंग नहीं करता है, कि जो लियाकत अली थे वो तो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, तो इसलिए हमारा डी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की रिवॉल्ट के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इस रिवॉल्ट के बाद वाइसरॉय अपॉइंट किए जाएंगे ब्रिटिश क्राउन की साइड से। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, जिसने इंट्रोड्यूस किया था जुडिशियल रिफॉर्म्स को, इस्टेब्लिश किया था हाई कोर्ट को बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, इन अ टेन्योर ऑफ कैनिंग। तो ये सब कैनिंग के टाइम पे हुआ था 1861 में। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ये सब भी लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो हमने भी पढ़ा है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, तो लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटिनी, तो ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। तो ये बैरकपुर से कौन थे उस टाइम पे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, तो ये थे हेयर से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो सर जॉन बेनेट हेयर से वॉज कमांडिंग ऑफिसर, कहाँ से थे, बैरकपुर से थे। अब यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ही पूछे जाने वाले हैं जगह जगह से। हु हैड मेड इलाहाबाद द एमरजेंसी हेडक्वार्टर। तो ये इलाहाबाद को एमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। आप देख सकते हो क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही उस टाइम पे था, तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग के साथ ही आंसर जाएगा इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग मेड इलाहाबाद द एमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। गवर्नर जनरल एंड टेन्योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन बिलो। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसके बाद लॉर्ड वेंटिक का, और फिर लॉर्ड कैनिंग का। सबसे पहले कॉर्नवालिस और लास्ट में ही कैनिंग है। क्वेश्चन नंबर 65, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये था पाल्मस्टोन। कौन था, पाल्मस्टोन, ऑप्शन नंबर बी। तो विस्कॉन्ट पाल्मस्टन वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो 1857 का जो फेलियर था उसका मेन कॉज पूछा है। तो उसका मेन कॉज था क्योंकि एक तो कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, लड़ने वाले बहुत लोग थे लेकिन एक कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, सब अपने अपने तरीके से लड़े जा रहे थे, और ना कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। The revolt of 1857 failed due to lack of common strategy and central organization. This was one of the major reasons of the failure of the revolt of 1857. All the groups participated in this revolt for their interest. There was no feeling of nationalism behind the mutiny and lack of clear vision. Question number 67. द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। तो ये क्यों फेल हुआ था, तो ये फेल हुआ था इन सभी रीजंस की वजह से, क्योंकि एक तो कोई भी यूनिटी नहीं थी सिपॉइज के बीच में, नेटिव किंग्स थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को, मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए था इनको, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके पास ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट्स थे, ऑर्गेनाइज थे, जबकि वो इंडियंस नहीं थे, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इस अपराइजिंग को दबाने में राजपूत स्टेट में भी कामयाब क्यों रहे, क्योंकि जो लोकल राजपूत रूलर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए अगर वो रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट करते तो राजपूत स्टेट्स में वो कभी भी नहीं जीत पाते। क्वेश्चन नंबर 69, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइफ्स एट लखनऊ। तो किस ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी जो मतलब उसकी डेथ हो गई थी लखनऊ में, तो वो कौन कौन थे, तो वो थे
जनरल नील, मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस। तो ये तीनों ही थे यहाँ पर, तो इसलिए आंसर होगा 2, 3 एंड 4। जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, इन तीनों ने ही अपनी जान गंवा दी थी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 70, हुज नेम अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो किसका नाम है जो इस रिवॉल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये सभी के नाम है, ठीक है। नन ऑफ द पर्सनैलिटी मेंशन इन द अबव गिवन ऑप्शन। अभी तक हमने इनमें से किसी का नाम नहीं पढ़ा है 1857 की रिवॉल्ट में, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये बात तो सही थी कि उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो लड़ रहे थे। और इसका रीज़न क्या था? जो लीडरशिप की गई थी बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट, उनका कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शिल्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। और कुछ लोग जो कुछ रूलर्स थे इंडियन रूलर, उन्होंने अपने स्टेट को बचाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये रीज़न और ये दोनों ही सही है, इसलिए तो फेल हो गए थे। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। तो किसने कहा था 1857 की रिवॉल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी कहा था? तो ये कहा था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो रिजल्ट था हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का। Outram observed that it was a Muslim conspiracy which took advantage of Hindu grievances, and according to John Selley, it was a Sepoy mutiny। तो मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें थी। जबकि जो J.R. होम्स थे उन्होंने कहा कि it was a conflict between civilization और barbarism। तो इन्होंने तो ज़्यादा ही हद कर दी। क्वेश्चन नंबर 73, मॉडर्न हिस्टोरियंस हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो कौन से मॉडर्न हिस्टोरियन थे जिन्होंने 1857 की रिवॉल्ट को कहा था कि ये पहली इंडिपेंडेंस वॉर है? तो ये कहा था वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर जी ने कहा था कि द इंडियन वॉर, उन्होंने मतलब उनकी बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। उन्होंने कहा था ये एक वेल प्लान रिवॉल्ट था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया था। ही कॉल्ड द रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 74, हु टर्म्ड द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये फिर से वही वी.डी. सावरकर जी ने कहा था, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के? तो वो थे एस.एन. सेन। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एस.एन. सेन, हुज बुक टाइटल 1857 वॉज पब्लिश्ड इन 1957। तो इनकी बुक थी 1857, इनकी बुक का नाम था एस.एन. सेन की 1857, जिसे पब्लिश किया गया था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 76, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान की बुक थी असब बगावत हिंद, जिसे लिखा था सैयद अहमद खान ने, जिसे पब्लिश किया गया था 1859 में। इसमें इन्होंने कॉज लिखे थे 1857 की रिवॉल्ट के उसमें मतलब जो क्या कॉजेज़ थे 1857 की रिवॉल्ट के होने के। तो वही पूछा है कि पहले कौन से इंडियन थे जिन्होंने 1857 की जो अपराइजिंग है उसके होने के कॉजेज़ लिखे थे। तो ये थे सैयद अहमद खान, जिसमें लिखे थे अशब बगावत हिंद। क्वेश्चन नंबर 77, द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही, कि ये ना तो कोई फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, और ना कोई नेशनलिज्म के लिए थी, ना किसी इंडिपेंडेंस के लिए थी। Question number 78. Who wrote it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence? तो फिर से वही आर.सी. मजूमदार। Question number 79. Who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as a revolution? तो ये कौन थे जो नहीं मानते इस बात को? तो ये थे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी, ये इस वॉर को वॉर ही नहीं मान रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड आर.सी. मजूमदार टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था कि भाई आप इंडिया की जो हिस्ट्री की रिवॉल्ट है उसके बारे में लिखो, रिवॉल्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखो। बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस ही रिफ्यूज एंड पब्लिश्ड हिज ओन बुक। लेकिन कुछ मतभेद हो गए जिस वजह से इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने अपनी खुद की एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 इंडिपेंडेंटली इन 1957।
आरसी मजूमदार ने कंसिडर किया जो रिवॉल्ट है 1857 की, वो कोई पहली रिवॉल्ट नहीं है, ना कोई नेशनलिज्म के लिए है, ना कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एज अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री रिमेन अनइफेक्टेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पार्ट है कंट्री के वो तो अनइफेक्टेड रहे हैं, बहुत सारे सेक्शन है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो ये सोच के उन्होंने ये सब बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 80, who was the correspondent of the newspaper Times published from London in 1857 wrote that nobody in North India looked at white men scars with friendly view। तो ये किसने कहा? W.H. रुसेल ने। किसने कहा? W.H. रुसेल। ऑप्शन नंबर ए। सर विलियम हार्वर्ड रुसेल was the correspondent of the newspaper Time published from London in 1857 which wrote that, उन्होंने मतलब यही चीज़ें लिखी है, ध्यान रखना, इनका नाम ध्यान रखना और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसमें से कौन सा कॉन्सेप्शन ट्रू है अगर हम बात करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? तो ये है, इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। क्योंकि देखो 1857 की रिवॉल्ट के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था, और जो सारी पावर है वो किसके हाथ में पहुंच गई थी? वो क्राउन के हाथों में आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। तो ये इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, when did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो ये कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1858 में हुआ था, जब रिवॉल्ट वगैरह सब खत्म हो गई थी। तो उसके एक साल बाद 1 नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया थी उसने डिक्लेयर कर दिया था कि अब इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 83, Indians were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858, which among the following assurance was fulfilled by British government? तो ये था, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबॉन्डेंट। ठीक है, तो जितनी भी जो पॉलिसीज़ थी बेकार की वो सब क्या कर दी जाएंगी? छोड़ दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए। जो मेजर रिजल्ट आया 1857 की रिवॉल्ट का, एक तो ये था, प्रोक्लेमेशन हुआ था भाई 1 नवंबर 1858 में जो क्वीन ने करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब क्या होगा, अब जो भी सब कुछ है वो कौन संभालेगा? तो ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। और इसमें ये भी कहा था कि जो पॉलिसीज़ अपनाई गई थी अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, कि भाई किसी के एनेक्सेशन कर लिया, किसी के अवध को कर लिया, झांसी को कर लिया, या वो वहाँ पर कोई भी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं जैसे कि डॉक्ट्राइन हो गया, तो वो सब चीज़ें क्या होगी, उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, हु वर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन? तो उसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए कहा था कि अब किसी भी इंडियन स्टेट को इंटेंशनफुली, मतलब इस तरह से गलत तरीके से अनेक्स नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये भी सही है कि अब इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ना संभाल के कौन संभालेगा? तो ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1 और 2 करेक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? पास किया था एक्ट 1858 में, जिसको कहा गया एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। इसमें कुछ प्रोविजंस थे जिसमें कहा गया कि अब कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं जो इंडिया के अंदर आती हैं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ना कंट्रोल करके बल्कि क्वीन करेगी, और उसकी जो पावर वगैरह है सब कुछ क्वीन के हाथों में होगी। अब जो भी होगा इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरफ से वो क्वीन के नाम से होगा। क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो इंडियंस के लिए बनाई गई है उसको असिस्ट करेंगे, बताएंगे। जो काउंसिल है वो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी फॉर ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक रियल चैनल की तरह काम करेगा, कि मतलब ब्रिटेन से इंडिया और इंडिया से ब्रिटेन की जो भी बातें हैं वो पहुँचाएगा। क्राउन वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। अब ये पावर किसके हाथ में आ गई है? तो क्राउन के हाथ में आ गई है, गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को अपॉइंट करने की। जो ऑल इंडियन सर्विसेज है उनको क्रिएट किया जाएगा, और किसके अंडर किया जाएगा? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर किया जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या कर दिया जाएगा? क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपनी की वो क्राउन के अंडर ली जाएंगी। जो भी ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा सब क्या करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन मतलब क्वीन करेगी। क्वेश्चन नंबर 85, Which one of the following commission is associated with the army reorganization after the suppression of revolt of 1857? तो ये काम किस में होता है? पील कमीशन। पील कमीशन किससे एसोसिएट था? तो पील कमीशन एसोसिएट था आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन से, कि आर्मी को क्या करना है? रीऑर्गेनाइज करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक बिगड़ चुका था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। यहाँ पे जो रेजिमेंट्स हैं
यहाँ पर उनमें काफ़ी ज़्यादा 1857 के बाद उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ वही बताया गया है कि पील कमीशन एसोसिएट था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो डिवाइड हो गई थी, जो रेजिमेंट्स थी वो डिवाइड हो गई थी कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के, रिलीजन के। तो द कमीशन रिकमेंडेड 1:2 ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल, कि मतलब अब इस तरह से क्या बनेगा, आर्मी इस तरह से बनेगी कि अगर वहाँ पर 1:2 में, कि अगर एक वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर है तो 2 इंडियंस होंगे। और बंगाल मद्रास में कैसे होगा, वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर और 2 इंडियंस। और वैसे ही बॉम्बे में, कि मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा शामिल कर लिया और ब्रिटिशर्स है नहीं, क्योंकि जब लड़ाई की बारी आएगी तो जो वो इंडियन सोल्जर्स हैं वो क्या सोचते थे कि हम भी तो इंडियन ही हैं, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए वो फिर क्या हो जाते थे, डिसलॉयल हो जाते थे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, तो उन्होंने कहाँ से सोल्जर्स अब अपनी आर्मी में लिए थे, तो ये लिए थे गोरखा, सिख, पंजाबी, क्योंकि इन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में इनकी बहुत मदद करी थी ब्रिटिशर्स की। तो इसलिए इन्होंने अब अपनी जो सोल्जर्स थे उसमें ज़्यादातर गोरखा, सिख और पंजाबीज़ को ही इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो यहाँ पर वही बताया है कि उन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी को काफ़ी ज़्यादा अपनी आर्मी में लिया। इन द इन्हेंसमेंट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द सोल्जर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम सस्पिशियस अबाउट दैम, क्योंकि जब रिवॉल्ट हुई थी 1857 की तो ज़्यादातर जो सोल्जर थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को छोड़ के, और वो कहाँ से लड़े थे, इंडिया की तरफ से लड़े थे। तो इसलिए बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले से ही यहाँ पर इस बात को लेकर सावधान हो चुके थे। और यहाँ पर उन्होंने जो 60% जो सोल्जर्स थे बंगाल आर्मी के, वो कहाँ से लिए थे, तो वो अवध से, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन थे उत्तर प्रदेश के, वहाँ से लिए थे। द इंडियन आर्मी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटिनी 1857। 1 नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, तो इसलिए जो क्वीन विक्टोरिया है उसने कहा कि आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज करो ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसीज़। तो यहाँ पर ये था हमारा पूरा का पूरा 1857 का रिवॉल्ट और उससे रिलेटेड MCQs, जो अब तक काफ़ी बार आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी ये देखे जाएंगे। कि पूरा का पूरा जो वीडियो आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है अदर सिविल अपराइजिंग्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।